जब भी जासूसी या इंटेलिजेंस सर्विसेज की बात होती है तो दिमाग में कुछ गिनी चुनी एजेंसियों के नाम ही आते हैं। रशिया की KGB, इजराइल की मुसाद, इंडिया की RNAW, यूके की MI6 या अमेरिका की CIA। लगभग हर बड़े और समृद्ध देश के पास छोटी ही सही अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी होती है। कई बार तो कुछ देशों की खुफिया एजेंसीज मिलकर अपना नेटवर्क बना लेती हैं और आपस में एक दूसरे की काम की खुफिया जानकारियां शेयर करती हैं। पर एक देश आज भी है जो अपने आप को विकसित देश कहता है। उसके पास बुलेट ट्रेन के नेटवर्क हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत एडवांस है, वहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़िया है, लेकिन उस देश के पास अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी आज की तारीख तक में नहीं है। हम बात कर रहे हैं जापान की। जी हाँ, जापान के पास अपनी कोई डेडिकेटेड इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है जो उसे विदेशी खतरों के बारे में आगाह कर सके। अभी तक तमाम पुलिसिया और मिलिट्री क्षेत्र में आ रही फुटकर सूचनाएं ही जापानीज इंटेलिजेंस की बैकबोन है। लेकिन अब वो समय नहीं रहा कि जापान लिबिर लिबिर करेगा। अब जापान को भी चाहिए फुल इज्जत, और जापान ने कहा है कि हम भी बनाएंगे अपनी खुफिया एजेंसी। वही एजेंसी जिसका स्वाद इस दुनिया ने आखिरी बार दूसरे वर्ल्ड वॉर के समय चखा था, और काम ऐसा कि एजेंसी ने तब मैन्युअल तरीके से पर्ल हार्बर का हिसाब किताब बना दिया था। समंदर की गहराई कितनी, जहाजों का शेड्यूल क्या, एंटी एयरक्राफ्ट गन और वॉरशिप्स की तैनाती कहां-कहां, ये सब डेटा जापान ने गुपचुप तरीके से जुटाया और अमेरिका को कानो कान खबर नहीं हुई। और इसी डेटा के आधार पर इंपीरियल जापानीज नेवी ने अपना अटैक प्लान कर लिया था। तब से लेकर अब तक जापान के पास डेडिकेटेड खुफिया एजेंसी नहीं थी, लेकिन अब होगी एक सेंट्रलाइज्ड इंटेलिजेंस एजेंसी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अचानक से जापान को इंटेलिजेंस एजेंसी बनाने का प्लान क्यों सूझा? इसका जवाब मिलता है न्यूयॉर्क टाइम्स की एक आर्टिकल से। लिखा है जेन ब्रैडली, माइकल श्विट्ज और एडम गोल्डमैन ने। 12 जुलाई को छपा था। रिपोर्ट का शीर्षक, हाउ पुतिन टर्न जापान इनटू अ डेन ऑफ स्पाइस। इंटरनेट पर खोजेंगे तो मिल जाएगा। इस खबर में दावा किया गया कि जापान में रहकर कुछ रशियन लोग अपना अलग ही इंटेलिजेंस नेटवर्क चला रहे हैं, और इस काम में उन्हें मदद कर रहा है जापान का एंटी एस्पियोनेज कानून, जो कि है ही नहीं। ऐसे में अगर कोई विदेशी आदमी जापान की धरती पर बैठकर अपने देश के लिए खुफियागिरी कर रहा है और जापान में पकड़ा जाता है, तो उसका बचकर निकलना आसान हो जाता है। और एक तरफ तो जापान के एस्पियोनेज लॉज माने जासूसी के कानून बहुत कमजोर हैं, पर दूसरी तरफ टेक इंडस्ट्री बहुत शानदार है, जो कि दूसरे देश के जासूसों के लिए जापान में ही रहकर जासूसी करने के लिए एकदम मुफीद है, खासकर रूसी जासूसों के लिए, जो कि उनकी पनाहगाह बन गया है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी लूपहोल का फायदा उठाकर रशिया ने अपनी गोटी जापान में सेट कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों ने रूस की इंटेलिजेंस और हथियार बनाने की क्षमता को कमजोर करने के लिए कई रूसी जासूसों को निकाल दिया था और क्रेमलिन से जुड़ी कंपनियों को बैन कर दिया था। अधिकारियों के मुताबिक पश्चिमी देशों से निकाले गए ये दर्जनों रूसी जासूस अब जापान में हैं। रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि जापान की राजधानी टोक्यो में रशियन मिलिट्री इंटेलिजेंस की एक सीक्रेट यूनिट है, जिसे 20th डायरेक्टोरेट कहा जाता है, जिसकी भूमिका को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसमें काम करते हैं जासूस जो डिप्लोमैट्स या व्यापारियों का भेष बनाकर वॉर में काम आने वाली टेक्नोलॉजी जैसे माइक्रोचिप्स, कैमरास, केबल्स को खरीदने या चुराने का काम करते हैं और उसे तस्करी के जरिए रूस भेज देते हैं। 20th डायरेक्टोरेट की देखरेख एक आदमी करता है, नाम मक्सिम व्लादिमीरोविच फिलचेंकोव, उम्र 49 साल। रिपोर्ट के मुताबिक रशिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी GRU का पूर्व अधिकारी। फिलचेंकोव एरोफ्लॉट में काम करता है। एरोफ्लॉट रूस की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनियों में से एक है। एरोफ्लॉट ने आज से 94 साल पहले 25 फरवरी 1932 माने सोवियत यूनियन के दौर में अपने ऑपरेशन शुरू किए थे, लेकिन सोवियत संघ टूटने के बाद 1992 में एरोफ्लॉट को लगभग
400 रीजनल एयरलाइंस में बांट दिया गया था, जिन्हें इनफॉर्मली बेबी फ्लॉट्स कहा जाता था। बाद में इसको एक ओपन जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह बनाया गया। कहते हैं कि सोवियत काल से ही GRU के जासूस पश्चिमी देशों की टेक्नोलॉजी चुराने के लिए एरोफ्लॉट की नौकरियों का इस्तेमाल अपने कवर के रूप में करते आए हैं। अब वापस फिल्चनकोव पर लौटते हैं। फिल्चनकोव पहली बार फरवरी 2024 में टोक्यो आया था। फिर उसने वहां बैठे बैठे जापानीज लॉजिस्टिक कंपनीज और वियतनाम, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका जैसे तीसरे देशों के रास्ते प्रतिबंधित मिलिट्री पार्ट्स और चिप्स को खरीदकर रशिया में भेजना शुरू कर दिया। और ये सब आराम से हफ्तों महीनों तक चलता रहा। फिर आया मई 2026 का एक दिन। एक रूसी KH-101 क्रूज मिसाइल ने कीव में एक रिहायशी इमारत पर अटैक किया था। इसमें कम से कम 24 लोगों की जान गई थी। अटैक के बाद जांचकर्ताओं ने मलबे की छानबीन की। इसमें उन्होंने पाया कि उस मिसाइल को गाइड करने के लिए उन जापानी कलपुर्जों का इस्तेमाल किया गया था जिनके रूस को एक्सपोर्ट करने पर बड़े पैमाने पर बैन लगा हुआ था। यूक्रेन के कान खड़े हुए। जांच तेज की गई तो पता चला कि यूक्रेन पर दागे जा रहे 90% बैलिस्टिक मिसाइल्स में जापानी टेक लगा हुआ है। दस्तावेजों और इंटरव्यू के जरिए यूक्रेन के अधिकारियों ने जापान को इस बात के सबूत सौंपे कि उसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रूसी हमलों में किया जा रहा है। जापान ने सुना और इशारे किए कि अब वो सीरियस है। उसने विरोध किया, रूसी हमलों की आलोचना की और जापान अब कुछ सख्त कदम उठाने की ओर बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि जापान को अंदाजा हो गया है कि खुद की खुफिया एजेंसी न होने से और जासूस रोधी कानून न होने से उसकी जमीन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कोल्ड वॉर के समय से ही सोवियत एरा के जासूस जापान को जासूसों का स्वर्ग बुलाते रहे हैं, लेकिन रशिया के साथ साथ चाइना और नॉर्थ कोरिया से बढ़ते खतरों को देखते हुए जापान ने अपनी एजेंसी बनाने का ऐलान किया है। जापान के लोगों को चिंता है कि ये देश साइबर अटैक, डिसइंफॉर्मेशन माने झूठी खबरें और इंडस्ट्रियल एस्पियोनेज की मदद से उन्हें टारगेट न करे। इसलिए यह घटनाक्रम एक बड़ा कारण है कि जापान इस दिशा में काम कर रहा है। जापान में यूएस जापान म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी ट्रीटी के तहत अमेरिकी सेना तैनात है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बार बार वॉशिंगटन के एलाइज पर अपनी रक्षा पर पर्याप्त खर्च न करने और अमेरिकी मदद पर निर्भर रहने का आरोप लगाया है। इधर खबर लीक होते ही रशियन जासूस ने बोरिया बिस्तर बांध लिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्चनकोव से बात करने, मिलने की तमाम कोशिशें की, पर कभी ये जवाब मिला कि वो है नहीं, तो कभी खुद उसने बात करने से मना कर दिया। साफ हो गया कि फिल्चनकोव का हिसाब किताब सही तो नहीं था। अब अगला बड़ा सवाल कि ऐसा क्या हुआ था कि जापान को इंटेलिजेंस एजेंसी के कॉन्सेप्ट को रद्दी के टोकरे में डालना पड़ा था। इसके लिए चलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 1941 से 1945 जापान और अमेरिका के बीच युद्ध हुआ। इसकी शुरुआत 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर जापान के अचानक किए गए हमले से हुई थी। लेकिन अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिए, जिसके बाद जापान ने बिना शर्त आत्मसमर्पण किया और जंग खत्म हुई। जंग के बाद जापान के लिए बहुत कुछ बदल गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार ने वहां के लोगों के मन में स्टेट इंटेलिजेंस के प्रति एक गहरा अविश्वास पैदा कर दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि युद्ध के समय काम करने वाली स्पेशल हायर पुलिस, जिसे तोको कहा जाता था, उसने अपने ही लोगों की जासूसी शुरू कर दी थी। अरेस्ट और टॉर्चर आम दृश्य हो गए। फिर युद्ध खत्म होने के तुरंत बाद 1947 में तैयार किए गए जापान के संविधान के आर्टिकल 9 ने हमेशा के लिए युद्ध का त्याग कर दिया और फिर जापान की कभी भी अपनी कोई विदेशी खुफिया एजेंसी यानी फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस नहीं रही। इसके बजाय जापान सुरक्षा और खुफिया जानकारियों के लिए ज्यादा हद तक अमेरिका पर निर्भर हो गया। बीच में कुछ प्रयास हुए थे, जैसे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने जापान की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 2013 में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी NSC बनाया था और साल 2014 में आर्टिकल की परिभाषा को फिर से गढ़ा। इसके तहत
1954 में बनी जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी JSDF को और ज्यादा शक्तियां मिली। बाद में साल 2015 में लेजिस्लेशन फॉर पीस एंड सिक्योरिटी कानून संसद में पास हुआ और अब इस नए रिफॉर्म को जापान में होने वाला अब तक का सबसे बड़ा सिक्योरिटी ओवरहॉल भी माना जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर सनाए तकाइची की अंडर जापान की नई खुफिया एजेंसी बनाने का कानून मई में संसद के लोअर हाउस में पास होने के बाद अपर हाउस से पास भी हो गया था। इस रिफॉर्म के तहत मौजूदा कैबिनेट इंटेलिजेंस एंड रिसर्च ऑफिस माने CIRO को बदलकर एक सेंट्रलाइज्ड नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल और नेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो बनाया गया। इसे लेकर तकाइची की आलोचना भी हो रही है, जिसमें चीन भी शामिल है। चीन ने उन पर मिलिटरिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। साथ ही खुद जापान के भीतर भी कुछ सांसदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस नई एजेंसी की निगरानी के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और ये कदम देश के शांतिवादी आदर्शों माने पैसिफिस्ट आइडियल्स के खिलाफ जाता है। इस खबर में इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहिए द ललन टॉक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।